क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री इन कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मतलब होता है आपका नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, जिसमें अकाउंट्स दोनों अलग होते हैं, कॉस्टिंग में अलग होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। तो कॉस्ट बुक कीपिंग दो तरह का होता है, अगर चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं। तो जो हम करते हैं कॉस्ट बुक कीपिंग, तो इसमें दो तरह से इसको मेंटेन किया जाता है। एक होता है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स और एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। इसमें क्या होता है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग से रिकॉर्ड मेंटेन, सेपरेट रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड में क्या होता है, कंबाइंड, एक ही साथ दोनों होता है, ठीक है, कंबाइंड। यहाँ पे रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे रिकंसिलिएशन नहीं होता है, ऑटो कंबाइंड होता है यहाँ पे, ठीक है, रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन, इसलिए हम रिकंसिलिएशन करते हैं, कॉस्टिंग का अलग प्रॉफिट आता है, फाइनेंशियल का अलग आता है, फिर रिकंसाइल। इंटीग्रेटेड में ऐसा नहीं। तो जितना क्वेश्चन है उतना बस याद कर लीजिए, और बुक का जो मैंने आपको नोट दिया उसके बाद आने के चांसेस नहीं है। सेपरेट कॉस्ट, तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्री करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। और इसमें जब अगर आपको पूछेगा जनरल एंट्री, तो चीज़ें क्या होती है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये आपका स्टोर्स होता है, ये आपका WIP, ये आपका फिनिश गुड्स, देन आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन आपका सेल्स कस्टमर को जाता है, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से जो मटेरियल आता है आपका सप्लायर, यहाँ पे रहता है सप्लायर, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद यहाँ पे आप सीधा बोलते हैं कस्टमर, कस्टमर को सेल होता है, सेल्स करते हैं, ये अपना। तो बाहर से कोई चीज़ खरीदेंगे, सप्लायर से यहाँ पे आएगा, तो उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, तो क्या मटेरियल आ रहा है तो हम मटेरियल अकाउंट डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट टू, जनरली फाइनेंशियल में क्या करते हैं, पार्टी का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इंटीग्रेटेड रहता तब लिखते सप्लायर का नाम या कैश, और नॉन इंटीग्रेटेड है तो जो बाहर का पार्टी होगा, हम बाहर का पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। बाकी इंटरनल सब सेम होता है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या एंट्री पास करते हैं, करेक्ट, WIP टू स्टोर्स, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स बोलिए या मटेरियल बोलिए, एक ही बात है, मटेरियल आ रहा है समझ में, यहाँ से यहाँ मटेरियल आए, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, FG अकाउंट डेबिट टू WIP, यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, COGS अकाउंट डेबिट टू FG, यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, COS अकाउंट डेबिट टू COGS, यहाँ से यहाँ फिर कस्टमर प्रॉफिट लॉस के थ्रू जाएगा, तो वो प्रॉफिट लॉस में जाता है। जब सेल्स करते हैं तो इसकी एंट्री आ जाती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जब ये जाता है सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस ऐसा, और बाद में कस्टमर टू सेल्स एक और होता है। तो इसमें एक और एंट्री, फाइनल एंट्री होती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे कस्टमर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कस्टमर की जगह लिखेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आ रहे समझ में, बाहर का पार्ट,
फिर ये डायग्राम बना के लीजिएगा। इसके बाद और भी बना देता हूँ, एक साथ कर लीजिएगा। फिर क्या होगा, WIP में दो चीज और आएगा। क्या क्या आएगा, एक आएगा आपका डायरेक्ट लेबर और एक आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। ये फैक्ट्री ऐसा। FG के साथ क्या जुड़ेगा, एडमिन ओवरहेड। और कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ क्या जुड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये ऐसा मूव चलता है ऐसा। और डायरेक्ट लेबर का फिर दो एंट्री, जब बाहर से हम पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस टू जनरल एडजस्टमेंट। और इस पे लोड करेंगे WIP टू डायरेक्ट लेबर। अंडर ओवर रहेगा तो वो देख लीजिए, इतना तो कर लीजिए, फिर देखिए जनरल एंट्री पास कर। देखिए इस बार आप बहुत कुछ जवाब दे रहे हैं, तो कहने का मतलब जब आप पढ़ते हैं ठीक से ना तो चीजें समझ में मतलब आना शुरू होता है। अभी आपको चीजें याद रह रही है, लेकिन कंसेप्ट अभी भी उतना पता नहीं रहेगा। अब उसके लिए आप एक बार दो चार बार प्रैक्टिस करने के बाद जब घुसेंगे बुक्स लेके साथ में पढ़िएगा, कि थोड़ी थ्योरी भी, क्योंकि मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे और अच्छा हो जाएगा, समझ में आएगा। किसी का यूट्यूब वीडियो देख लिया कि चलो क्या है आज देखते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, और उसका थोड़ा सा नोट कहीं पे लिख के ले लिया, फिर देखिए आपका टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा। मेरे पास कुछ बहुत सारे बच्चे थे जिसको हर पेपर में एग्जाम्शन आया, उसका रीजन था मुझसे भी उन्होंने पढ़ा, खुद से मेहनत किया, रिकॉर्ड यूट्यूब पे जाके कंसेप्चुअल वीडियो देखे और फिर सब नोट्स में लिख के। अधिकांश बच्चे 4 क्वेश्चन रट लेते हैं, ये तो आ गया। तो इंटीग्रेटर हो या नॉन इंटीग्रेटर, बीच का जो भी एंट्री रहता है वो सब क्या होगा, सेम ही रहे, कुछ चेंज नहीं होता है। जैसे बाहर वाले पार्टी के साथ चीज चेंज होती है, इंटरनली कुछ भी चेंज नहीं होता है, चाहे इंटरनल इंटीग्रेटेड पूछा चाहे नॉन इंटीग्रेटेड पूछा। लिखा, इसका बुक में जनरल एंट्री रहता है। इसके बाद अगर बुक का जनरल एंट्री देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसलिए मेरे नोट्स में वो सब जनरल एंट्री मैं नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता, क्योंकि ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और जब खुद से कर लेंगे खुद से आ जाएगा, और खुद से एक बार फेयर कॉपी में लिख लेना चाहिए, क्योंकि नोटबुक में कितना भी लिखा रहेगा वो किसी काम का नहीं रहता, तो आप तो समझ के नहीं लिखते। ठीक है, अब एक दो चीज और लिखवा देता हूँ फिर आ जाते हैं। अगर कोई भी ओवरहेड रहने दीजिए, चाहे वो फैक्ट्री हो या आपका एडमिन हो या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपको दो चीज देखने को मिलेगा। एक देखने लिखा रहेगा इनकर्ड और दूसरा रहेगा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब इनकर्ड का मतलब होता है खर्चा होना। इनकर्ड में क्या एंट्री हो जाएगी, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड हुआ तो क्या एंट्री पास करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर, इस केस में जो इनकर्ड होगा तो। और जब एब्जॉर्ब होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे,
WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। और कुछ अंडर ओवर होगा उसका ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा बुक में, कैसे कॉस्टिंग में भी जा सकता है या इस पे भी लोड किया जाता है सप्लीमेंट्री रेट से। नहीं कुछ बोलेगा तो अगर अंडर होगा, अब ओवरहेड दो तरह से हो सकता है, अंडर या ओवर। अगर अंडर एब्जॉर्ब है तो अंडर एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि एक्चुअल ज्यादा है, एब्जॉर्ब कम हो गया, मतलब अपने को और ज्यादा लोड करना है। लोड करने के लिए क्या करेंगे, तो खर्चा ज्यादा हुआ है और इनकम मतलब डेबिट ज्यादा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, क्रेडिट कम है तो उसको क्रेडिट करेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस। तो एंट्री आ जाएगी कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब खर्चा कम बुक किया कॉस्टिंग में, अभी बुक कर लेंगे। आए समझ में? अंडर एब्जॉर्ब मतलब हमने कॉस्ट पे कम लोड किया, बचा हुआ क्या करेंगे उस पर लोड करेंगे। लोड करेंगे खर्चा तो क्या करते हैं, अकाउंट को डेबिट करते हैं टू फैक्ट्री ओवर जो भी रहेगा। एंड ओवर एब्जॉर्ब रहेगा उल्टा हो जाएगा, ओवर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब अंत में जितना एक्चुअल है ना उतना ही कॉस्टिंग में भी दिखाएंगे, बस ठीक है, लिखना है कुछ। अब देखिए ये सब चीज मैंने कभी रटा नहीं, लेकिन चूंकि बाकी चीजें प्रैक्टिस हो गई तो अपने आप दिमाग में आता है, और उसमें भी कुछ गलती आ जाएगा देख के कर लेना है, तो पहले खुद से ट्राई करना है, सोचना है। और ये सोचने में बहुत टाइम जाता है, जब तक ये सोचेंगे नहीं, इस ढंग से करेंगे नहीं। इसलिए मैंने इस पर प्रैक्टिस बैच रखा, हम आराम से करेंगे, कोई घाई नहीं है कि एक दिन दो दिन में खत्म करें, लेकिन 3-4 सेट अगर अच्छे से कर लेंगे उसके बाद देखेंगे चीजें रिपीट होंगी, सेम सेम क्वेश्चन आएगा फटाफट, तब उसके बाद कुछ नहीं सिखाऊंगा। मान लीजिए यही अगली बार आएगा तो क्या करूंगा, प्रैक्टिस से हम सीधा जनरेटिव कर लेंगे। नीचे कर जी का आया था मैसेज 22 आएंगे, लेकिन वो अच्छी बात है उन्होंने मैसेज किया, लेकिन मैं जैसे अब आएंगे तो भी बताऊंगा। मैं ये बोलना पसंद करूँगा कि रात में अभी भी या घर पे बुक है कम से कम 5-6 घंटे पढ़ते रहने की आदत बना के रखनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, लिंक टूटा तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और हर दिन अभी का जो टाइम बर्बाद होगा वो टाइम रिकवर करना बहुत, मैंने कहा वही चीज आपको प्रोफेशनल बनने से रोकती है। फिर इंटर आधे मन से निकालेंगे, फिर एग्जाम के बाद पता नहीं चलेगा। वही मैं चाहता हूँ कि इस बार इतना मेहनत कीजिए कि श्योरिटी आपको हो कि मैं पास करूंगा ही सर पक्का, लेकिन उसके लिए अभी से मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा मुझे नुकसान हो रहा है आप लोगों को, मैं ग्रुप 2 वगैरह नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आज भी मैंने वही सोचा कि बोथ ग्रुप का कैपेसिटी आप लोगों का नहीं है, 8 पेपर देना बहुत कठिन काम है, 4 निकालना मुश्किल है तो 8 कहाँ से कर पाएंगे, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना। अब आ जाते हैं, अब टाइम नहीं लगेगा, सीधा आंसर से बता देता हूँ, एक बार डिस्कस सिर्फ कर लेते हैं और आंसर से लिख लीजिए। जैसे सबसे पहला क्या है, मटेरियल, इशू ऑफ मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट मटेरियल जो है आपका स्टोर से WIP को जा रहा है, क्या एंट्री पास करेंगे टू मटेरियल। और इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड इशू किया जा रहा है प्रोडक्शन को, WIP टू फैक्ट्री। यहाँ पे परचेज वाला नहीं है, जो खर्चा वाला है वो नहीं है। एक बार आंसर से दिखा देता हूँ, फिर लिख क्रॉस चेक करते जाएंगे और लिख दीजिएगा बस किधर गया। पहला क्या हो गया, इन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया, WIP फैक्ट्री टू मटेरियल, वो भी चलेगा, लिख लीजिए। तो जैसा बुक में कंबाइन कर लीजिए, बाद में अलग भी कर सकते। हाँ कंबाइन फिलहाल जो बुक में वही लिख लीजिए। ठीक है, सजेस्टेड आंसर से जब जा रहे हैं ना,
ये रख लेने का, देख कंसेप्ट पूरा रखिए कि चलो अगर नहीं आएगा तो 1 by 1, लेकिन अभी जब है तो कंबाइन ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में कंबाइन लिख देने का, कोई दिक्कत, मार्क्स फुल मिल जाएगा, टाइम बच जाएगा, क्यों दो दो करने। कंसेप्ट बस समझ के रखिए कंसेप्ट क्या है। अब जिनको कंसेप्ट नहीं पता है, अगर वो लिख रहे हैं तो रटाफिकेशन है, तो वो नहीं पता होना चाहिए क्या क्या डेबिट हो रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर, पहले पहला ही निकले, फिर दूसरा समझाऊंगा, फिर दूसरा लिखेंगे 1 by 1। पहले सिर्फ WIP अकाउंट डेबिट फैक्ट्री ओवर, जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, तो पहला एंट्री हो जाएगा आपका ये पर्टिकुलर्स फर्स्ट WIP अकाउंट डेबिट, क्योंकि मटेरियल कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखिए इन्होंने क्या बोला है, इशू ऑफ मटेरियल, इशू मतलब स्टोर से आपका मटेरियल WIP को जा रहा है। इसकी मटेरियल एंट्री मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, WIP टू, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है WIP टू स्टोर्स, और ये ओवर फैक्ट्री ओवर वाला है, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी WIP टू फैक्ट्री ओवर। तो यहाँ पे एंट्री पास की, WIP में जा रहा है, और ये फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल। अच्छा मतलब ओके, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो मैंने बोला ना, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है, मतलब ये जो स्टोर्स में दोनों टाइप का मटेरियल है। स्टोर्स में क्या क्या है आपका, डायरेक्ट मटेरियल भी है प्लस इनडायरेक्ट, मतलब इसमें सिर्फ मटेरियल है, वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, इसके स्टोर्स को क्या लेना देना। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट रहेगा ये वाला, इसको हम इनडायरेक्ट जब दिया रहेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में पहले ट्रांसफर करेंगे, फिर फैक्ट्री से WIP जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली दो एंट्री आ रही है। तो जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलेगा, ठीक है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेगा, तो इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री दो होगी, एक होगी फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स, और बाद में दूसरी होगी WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा नहीं तो हम क्या कर सकते थे, सीधा WIP टू स्टोर्स लिख देते ना, दोनों मिला के भी लिख सकते थे, पर नहीं, घूम के जाएगा। पहला इनडायरेक्ट वाले का पहली एंट्री होगी फैक्ट्री टू मटेरियल, दूसरी होगी WIP टू फैक्ट्री, अंत में नेट इफेक्ट वही आएगा। आया समझ में। तो जब भी ऐसा रहेगा आपका स्टोर्स में इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो जब आपका इनडायरेक्ट मटेरियल रहेगा, इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, तब इसकी एंट्री होगी पहली फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू मटेरियल, और फिर दूसरी एंट्री होगी WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। आए समझे, आपको लिखना रहेगा तो लिख सकते, जितना ज़्यादा लिख के रखेंगे उतना अच्छा है। तो नोट कर लीजिए, इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स। डायरेक्ट का तो सीधा WIP को जाएगा, इनडायरेक्ट पहले फैक्ट्री ओवरहेड को जाएगा, वहां से WIP। तो इसलिए इसका एंट्री आ गया आपका WIP टू मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड टू मटेरियल, ऐसा समझो। देन अगला क्या हो रहा है, एलोकेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरी। तो लेबर दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर कहाँ पे जाएगा, सीधा फिर WIP जाएगा, तो इसका हो जाएगा WIP टू वेजेस कंट्रोल। और ये वाला इनडायरेक्ट लेबर भी पहले कहाँ जाएगा, ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड में, सेम। तो लिख के ले लीजिए दूसरी एंट्री, WIP अकाउंट डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस।
नेक्स्ट, अब ओवरहेड है, तीन तरह का ओवरहेड है। जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो किस पे लोड होता है? डब्ल्यूआईपी। एडमिन किस पे होता है? फिनिश गुड्स। और सेलिंग किस पे होता है? सीओएस। तो क्या एंट्री आ जाएगी? डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, ये तीनों टू में है। ठीक है, एक ही लिख दीजिए, इस तीन अलग भी लिख सकते हैं पर जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है? अंडर या ओवर। तो अगर अंडर है तो हमने क्या एंट्री देखा? कॉस्टिंग। और ओवर है तो टू ई। तो देखते हैं। तो पहला, अच्छा एडमिन क्या है आपका? अंडर, तो कॉस्टिंग को डेबिट किया, इसलिए अगला एंट्री लिख दीजिए चौथा। ये पांचवा, उल्टा भी लिख सकते थे, ये ऊपर या नीचे। ठीक है, बस पता होना चाहिए क्या करना है। अब देखिए, मैंने भी कभी इतना फोकस नहीं किया था बहुत टाइम से। अभी मुझे भी अब याद रहेगा कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट, क्योंकि अंडर का मतलब होता है एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट पे कम लोड कर रहे हैं कॉस्टिंग में, हम लोग क्या करेंगे, उसको लोड करेंगे। ठीक है, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर डाउट आया समझ में? अब ये सब क्वेश्चन जब भी आए आता है नॉर्मली कॉपी पेस्ट आता है, कभी चेंज होने के चांसेस नहीं है। पहला चीज, दूसरा चीज क्या होता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्यों? दो ही चीज है, या तो आता है या नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो इस ढंग से क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाते हैं ना, याद रखिए उसमें 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि जल्दी होते हैं। तो पहला काम क्या रहता है अपना, सेलेक्ट करना कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में। जब भी इसका भी फुल टेस्ट जब लूंगा तो क्या करना है, सिलेक्शन करके बैठ जाना है, कौन सा पहले करना है कौन सा बात करना है। फिर देखिएगा आपका टाइम कम लगेगा। यही से प्रैक्टिस रहेगी तो एग्जाम में वही हो जाता है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, कोई कोई चीज रहता है आसान है लेकिन लेंदी रहता है, उसमें टाइम बहुत लगता है। जैसे सिंगल एंट्री टफ नहीं रहता है, पर सिंगल एंट्री 14 मार्क्स का करने गए ना तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो उससे अच्छा दूसरा आप कर सकते हैं क्वेश्चन छोटे छोटे छोटे। नेक्स्ट, कोडा लिमिटेड रन से, अच्छा ये अब लंबा क्वेश्चन है लेकिन है 7 मार्क्स का दिया है, 14 का दिया है, 7 का दिया है, डाटा कम रहेगा। runs a holiday in a small hill station. It has three types of suites for customers with capacity of 200 single room, 100 double room, 60 triple room. तो 200 सिंगल रूम है जिसमें एक लोग रख सकता है, 100 दो बेड है वाले हैं और 60 तीन बेड वाले हैं। एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ सिंगल डबल ट्रिपल का आपको दे दिया है 80 80 60, जब हम रूम डेज निकालेंगे तो काम में आएगा। रेंट फॉर द डबल रूम हैज बीन चार्ज फिक्स 125% एंड फॉर ट्रिपल 150% ऑफ सिंगल रूम। तो ये कर लेंगे जब अपने को इक्विवेलेंट निकालना होगा तब रेंट चार्ज का कर लेंगे। लास्ट में कॉस्ट आर एज एंडर, सिंगल रूम का कॉस्ट इतना दे दिया, डबल रूम का कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दिया आपको। नेक्स्ट, हॉलीडे होम रन थ्रू आउट द
अच्छा 365 दिन, एंड अर्न ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% ऑफ रेंट रूम्स, जितना रूम रेंट होगा उसका 20% पीवी रेशियो है, प्रॉफिट मार्जिन। बोल क्या रहे, कैलकुलेट द रेंट टू बी चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ सूट, आपको बता रहा है कितना रेंट चार्ज होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें दो केस है, सबसे पहले हम टोटल रेंट निकालेंगे और बाद में क्या करेंगे, इस पे इसको इस रेशियो में बांट देंगे, जो इन्होंने बोला है ना हर एक का अलग अलग चार्ज है, उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहला होगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल रूम रेंट, ऐसा। तो इसके लिए पहले तो रूम डेज भी निकाल सकते हैं, रूम डेज कितने, तो ठीक है, चलिए सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालते हैं। चौथा कैलकुलेशन ऑफ, चीन में सिर्फ आंसर दे दिया है, इसको सॉल्व नहीं किया होगा। तो अपना कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला है ना, रेंट टू चार्ज, इतना इतना इतना, अल्टरनेटिव इतना इतना, दो अल्टरनेटिव क्या, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्या पता दो आंसर कैसे निकाला, एक आंसर होना चाहिए बच्चा। मालूम नहीं क्या किया, ठीक है पहले मैं सॉल्व करता हूँ। इसका आंसर एक्चुअली मैंने आंसर पहले निकाल लिया, क्योंकि बुक में आंसर गलत नहीं हो जाए, इसलिए अभी लिख के लीजिएगा जो रिकॉर्डेड लेक्चर जो देख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बता देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट लिया, फिर फिक्स कॉस्ट लिया, फिर प्रॉफिट जोड़ लिया 25% ऑन कॉस्ट, 20% इसका हो गया, और रूम रेज निकाल लिया। रूम रेज कैसे निकाला, लेट एक्स बी द रूम रेट फॉर सिंगल रूम। उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि जितना सिंगल रूम का है, डबल रूम उसका 125% है, और ट्रिपल रूम जो है वो सिंगल रूम का, कभी कभी डबल रूम का भी पूछेंगे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिंगल का 150%, अगर सिंगल का x है तो डबल का क्या होगा 125%, मतलब 1.25x इसका होगा। अब इसको टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूम डेज से, रूम डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सिंगल रूम का कितना डेज है आपका, ये 58 कैसे है, 200 सिंगल रूम है, 365 दिन ऑपरेट होता है, 80% कैपेसिटी होता है, 80% लोग रूम में रहते हैं। ठीक है, ये निकल गया, ये सब दूसरे का, तीसरे का। ठीक है, अब ये हमने देखा ये इतना है 58,400, तो ये कितना है, ये जो डबल रूम का जो किराया रहेगा वो इसका 1.25, इसलिए हमने क्या किया, ये सिंगल का किराया, ये डबल का किराया 125%, और ट्रिपल का किराया 1.50, जितने रूम है उसका सबको सिंगल के इक्विवेलेंट कर दिया, ये आ गया इतना, सॉल्व कर लिया, एक्स का वैल्यू निकल गया। बस तो दो ही स्टेप है, याद रखिएगा, पहला टोटल रूम रेंट निकालना, दूसरा इक्विवेलेंट डेज निकालना सिंगल रूम के बराबर, लिख लीजिए। पहला हेडिंग दे दीजिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल रूम डेज, टोटल रूम डेज ये आपका है, टोटल सॉरी टोटल रूम रेंट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रूम रेंट, फिर रूम डेज निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, हो गया। तो हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल रूम रेंट, फर्स्ट पार्ट। कैसे कैलकुलेशन हमने किया है, सिंगल रूम का 200 रूम है, ठीक है, और एक जो रूम है वो 365 दिन ऑक्यूपाइड रहता है, एक का बता देता हूँ, 220 रुपया एक दिन का खर्चा है, और इसी 365 दिन का खर्चा कितना हो जाएगा, 220 इंटू, हमने क्या किया 220 इंटू 365, ऐसे सब जगह किया, इंटू 200, 200 रूम से ऐसे 80% ऑक्यूपाइड रहता है ये वाला, ऐसे 141 124 कैसे आया, 340 इंटू 365, ऐसे सब कुछ। ठीक है,
फिर बताना है आर एस। ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। नीचे फिर फिक्स कॉस्ट का सेम आपको पर डे का खर्चा दिया हुआ है 120, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 365, 365 और फिर ऐसे ही सब इसको कट कर देगा। खुद से भी देख के करते जाइएगा, कैसा सिर्फ कॉपी मत कीजिएगा, देख के समझ के कीजिए कैसे मैंने कैलकुलेशन किया। 5 मिनट लगता है, लगने दीजिए। ये लिखा, देन यहाँ से इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज, हर एक को हम सिंगल रूम डेज में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले सिंगल रूम को क्या मानेंगे, लेट एक्स बी, इसे देख रहे हैं यहाँ हमने माना लेट एलईटी, लेट एक्स बी द रूम रेंट फॉर सिंगल रूम। डबल रूम का क्या हो जाएगा, 125% है 1.25x, ट्रिपल का हो जाएगा 1.5x। उसके बाद कितने रूम डेज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल रेंट आ जाएगा। तो टोटल रेंट के अमाउंट से मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट कर देंगे तो
2 महीने में 5-6 बार सॉल्व नहीं करेंगे बिना देखे, तब तक इसका कंसेप्ट आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। फिर हमने टोटल सिंगल रूम देखा पूरे साल में कितने 200 रूम है, 365 दिन ऑपरेट होता है, 80% कैपेसिटी। यहाँ लाइन का मतलब होता है ऊपर का चीज, एग्जाम में आप ये चीज फिर से लिख दीजिए, रूम डेज फॉर डबल रूम। पतंग कटा हुआ था, धागे के साथ था, धागा छोड़ दिया, पतंग लेके आया आपका तिरंगा का पतंग उधर जैगनेस विजन, अब पूरा एक धागा इधर था, ऊपर तक गया था पेड़ से आता। मैं पतंग बहुत लूटता था बचपन में, मेरा बस स्कूल में पढ़ाई करता था, बाकी घर पे ज्यादा पढ़ने का आदत नहीं था मेरा। मैंने कहा ना मैं टॉप 10 में हमेशा रहता था, पर मुझे कभी ये नहीं था कि फर्स्ट करना, एक दो बार कभी मैं फर्स्ट कर जाता था, कभी दोस्त करता था, पर मेरा कंसंट्रेशन था स्कूल में। मैं मिस नहीं करता था, जो सर पढ़ाते थे ना, कितनी बार वो कांटे कील जो होता है वो तार 12 घेरा हुआ जो खेत रहता है, वो पैर में गिर गया, मैंने कभी सुई वगैरह नहीं लिया, डर के मारे बोला भी नहीं, कितना खून बहा इधर पूरा इसमें जो होगा देखा है। वो भी क्या दिन थे, नहीं तो टिटनेस का इंजेक्शन लेना पड़ता है, जंग वाले तार, जहाँ जो होगा देखा जाएगा। मैं बीमारी से नहीं घबराता, नहीं मरने से घबराता, मौत मैंने कहा जब भी आना होगा, अभी भी आना होगा तो आएगी, मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, जितना जी लिया, सबका अपना लाइफ है। हाँ बच्चे बोलते सर मुझे सीएमए बना दीजिएगा, वो किसी के हाथ में नहीं है, वो आपको सीएमए बनना है तो क्या होगा, खुद का ही मेहनत काम में आता है, टीचर का ज्यादा रोल नहीं है। बुक्स लेके पढ़ने बैठ गया, पढ़ते पढ़ते चीजें अपने आप याद होती है। मतलब जी बस ये याद रखिए, मैंने कहा इंटर हो या फाइनल हो, कंसिस्टेंसी चाहिए, कोई काम करते हैं तो। मुझे देखिए सुबह से लेके 7:30 से रात को 9 बजे तक, चाहे बच्चा हो नहीं हो, अपना काम करता रहता हूँ, रिकॉर्डिंग भी सुबह लॉक करता रहता हूँ। अब वो लड़की मंडे से आएगी तो ठीक है, नहीं तो मंडे से फिर रिकॉर्डिंग करता रहूँ। जैसे अकेले रिकॉर्डिंग में थोड़ा बोर हो जाता हूँ, कोई रहता है तो अच्छा, ये तो बहुत फास्ट हो जाता है, रिकॉर्डिंग तुरंत खत्म कर दूंगा, बाद में कोई बच्चा ज्वाइन करेगा तो। जैसे अब यही है, अभी आप हैं तो आराम से कर रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, नहीं तो मेरा अभी क्या होता है 4 क्वेश्चन सॉल्व कर देता फटाफट। फिफ्टी एट है ना? बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ये ढूंढेंगे कहाँ से आया, इन्हीं मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या है ना कि अगर इस लेवल पे करते हैं ना, ये फाइनल के बच्चे भी, अब मैं कभी अब तक बोला नहीं, क्या बोलूं,
तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर कैलकुलेशन ऊपर लिखा हुआ है ऊपर से तो 56 है 58 है क्या नहीं, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं रहती, मैं बच्चों को बोलता हूँ खुद से ट्राई करो, कैलकुलेट खुद से देखो क्या लिख रहे हो, कि अगली बार तो आपका ही नहीं पता समझने की क्या लिखा, सिर्फ कॉपी मत करो। नेक्स्ट, तो 7 मार्क्स का था, जबकि ये कम से कम 10 मार्क्स का होना चाहिए। बड़ा है, मतलब मैंने कहा ना कि जो क्वेश्चन सेट करता है उसको लगाने का काम पे कि तुम सॉल्व करो कितनी देर में कर सकते हो, वो अंदाज नहीं रहता है, बस 7-14 करना है, उठा के थोड़ा बहुत चेंज करके कर देते हैं आदमी आगे कर। मिस्टर जॉन हु प्रिपेयर्स हिज अकाउंट्स ऑन 31st March each year come a contract number A26 as contract costing, इसी टाइप का क्वेश्चन तो इस बार भी आया था। आप 50% वाला ही, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिवील, देखिए तो क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ऐसा नहीं कि अलग आ रहा है, आजकल रिपीट भी करते हैं। हिज रिकॉर्ड्स क्या बोले, थोड़ा फिगर चेंज होगा ना, ऐसा कैसे, ये जून का हम कर रहे हैं और दिसंबर का इतना सेम, मुझे तो वही लग रहा है। एक बार साथ में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये दे दिया, कॉस्ट दे दिया, मटेरियल लेबर दे दिया, मशीन कॉस्टिंग 260 रिमेन इन यूज इन द साइट 2/5 ऑफ द ईयर, इट्स वर्किंग लाइफ इज 7 years एंड फाइनल स्क्रैप वैल्यू 15,000 दे दिया। सुपरवाइजर 8,000 पर मंथ है, 1.5 ऑफ टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट को देता है। ऑल एक्सपेंसेस इतना दे दिया, अदर एक्सपेंसेस ऑल अदर एक्सपेंसेस दे दिया। मटेरियल ऑन साइट इतना दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख का था, 2/3 काम आपका कंप्लीट हो गया और टोटल सर्टिफिकेट सिर्फ 50% का मिला, मतलब जो बचा हुआ 2/3 में काम कंप्लीट होगा उसमें 50% का सर्टिफाई हो गया, बचा हुआ अनसर्टिफाई हो गया, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है टोटल 7,50,000, अभी तक पेमेंट हुआ है, ठीक है। तो 50% में 10 लाख का सर्टिफिकेट मिला, जिसमें 75% का हमें पेमेंट मिला, वो हम यूज कर लेंगे, बस हो गया खत्म, 2 मिनट का काम है। तो पहले बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, 4B 4B contract account for the year ended as on 31st March 23। मेरा वही है, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वही सोच मैं मार्केटिंग उस टाइप का नहीं करूंगा, या यूट्यूब वगैरह अपना जो है देखेंगे, तकलीफ होगी, बच्चे नहीं आएंगे, बट क्या है 2 साल 4 साल क्वालिटी तो आज नहीं कल क्या होता है पता चलता है बच्चों को, वो मैं उसमें बिलीव करता हूँ, कष्ट होगा, पर ये नहीं करूँगा, मुझे नकल करना कभी पसंद नहीं, इसलिए मैंने कहा मैं अपने ढंग से ही पढ़ाता हूँ। आगे चल को जहाँ जाना चाहिए, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, अच्छा ये पूरा का पूरा आंसर जो भी है ना सब सेम ही आएगा, तो यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है सेम आएगा, एक बार दिखा देता हूँ, तो आपका आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये 251 ही आएगा। मटेरियल आपका कितना है 251, 56500, 56500, 81300, 81300। सुपरवाइजर सैलरी उन्होंने कितना दिया, सुपरवाइजर सैलरी आपको बोला है 8,000 पर मंथ एज डिवाइडेड 1/2 ऑफ दिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हुआ है, डेट कब है 1 जुलाई 22 से लेकर 31 मार्च, कितने महीने होते हैं 9 महीने होते हैं, इनका सैलरी कितना हो जाएगा, तो 8,000 है, तो इसको लिखेंगे पूरा 8,000 इंटू कितना 9 ना, 9 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा 36,000, ये वाला दिखा देते हैं 36,000, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपके लिए
36 हो गया। डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन लिख देता हूँ। उन्होंने डिप्रिसिएशन क्या बोला है, कितने टाइम तक रहेगा ये डिप्रिसिएशन, 7 साल का। इसका वैल्यू 15,000 है और इसका कॉस्ट कितना था 260। डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा आपका, तो डिप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 260 माइनस 15,000 डिवाइड बाय 7, बोले तो ये आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, पर एनम पर निकालेंगे कितना है 35,000, और कितना था इस साइड पे 2/3 था, यहाँ पे हो जाएगा 35,000 इंटू 2/5, ये हो जाएगा 14,000। आया समझ में, 2 स्टेप में वर्किंग नोट बना लीजिएगा डिप्रिसिएशन का, सिंपल। तो डिप्रिसिएशन या चाहेंगे तो डिप्रिसिएशन एक साल लिख सकते हैं। डिप्रिसिएशन इक्वल टू 260 माइनस 15,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 2/5, ये हो जाएगा आपका 14,000। नहीं अच्छा, नहीं ईयर वाइज निकलेगा, नहीं करने का। ओके करेक्ट करेक्ट, या 2/5 जब बोलेगा ना तो ईयर कंसीडर ही नहीं करने का, 2/5 ही करने का। अच्छा हाँ, तब सही सही सही, हाँ फिर पॉइंट में आया, फिर करेक्ट है, वो पॉइंट सही है। जिसने 346 से किया उसको इस मार्क्स मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, करेक्ट। इसलिए आपका राउंड हो गया मतलब, करेक्ट हाँ बैच नहीं सही, करेक्ट है, उतना दिमाग लगा देगा, नोट सही। ऑनेस्टली बोला जाए तो 366 वाला भी आंसर होता तो भी सही रहता, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मार्क्स देना चाहिए लिखा। हाँ वो तो है, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला, तो एक बार यही लिख के ले लीजिए। और प्रेजेंटेशन इन्होंने जिस ढंग से किया प्रेजेंटेशन उसी ढंग से कर लीजिए। तो ये पहले टोटल कॉस्ट निकला 1084, इसमें से मटेरियल इतना साइड पे है तो ये बैलेंस बच गया। फिर इसको ये लोग क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं इधर। फिर डब्ल्यू के लिए दो है, सर्टिफिकेट सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। तो डब्ल्यू का इसमें वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें दो पार्ट रहता है, सर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू, आपको दे दिया 50%, यहाँ पे उन्होंने दे दिया आपको 50% का सर्टिफिकेट मिला है, कितना था 20 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड कितना हो जाएगा आपका 20 लाख का 50%, जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है इंटू परसेंटेज 50%, ये हो जाएगा आपका 10 लाख। एंड देन वर्क अनसर्टिफाइड, इसमें ट्विस्ट है, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था। तो वर्क अनसर्टिफाइड के लिए पहले सर्टिफिकेट कितने का मिला है 50%, काम कितना कंप्लीट हो गया, वर्क कंप्लीटेड, वर्क completed 2/3 and certificate received, certificate received 50% मतलब 1/2। so work uncertified, portion of work, portion of work uncertified is equal to 2/3 minus 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/6। और टोटल कॉस्ट कितना था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 1049 1049, ये था 2/3 के लिए, 1/6 के लिए कितना, अब सो लिखेंगे वर्क अनसर्टिफाइड इक्वल टू वर्क अन, ये चीज मुझे भी बच्चों को शुरू में बहुत तकलीफ देता था, मुझे भी, बाद में आसान है। ये क्या हो जाएगा 2/3 के लिए आपका कॉस्ट कितना है 1049,000, सो 1/6 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, 1049,000 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाय 2/3 इजकल टू 1049 इंटू 1/6 इंटू ये मल्टीप्लाई करने पे तो ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है, ये कितना आ गया
1049 equal 0 into 3 divided by 2। अब देखिए इतना अच्छा पेपर नहीं आ सकता, अगला पेपर इससे खतरनाक आएगा। तो अगर एग्जामेशन नहीं मिला, और मैंने कहा ना कि ये सब हेल्प करता है आपको ग्रुप क्लियर करने में, पर मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज कि इसे घबराना नहीं, क्योंकि अपने को जितना ज्यादा टफ करेंगे उतना ग्रुप 2 में आसान होगा कॉस्टिंग। ग्रुप 3 का कॉस्टिंग फिर 1 2 मिला के, और फाइनल का कॉस्टिंग तो एकदम आसान है, वो भी इंटर बेस ही है। तो कहने का मतलब इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 का, ग्रुप 1 का कॉस्टिंग आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको ग्रुप 2 में दिक्कत नहीं आएगी, भले अटेम्प्ट लगने दीजिए और परफेक्शन करना है। 262 250 और टोटल WIP वर्क सर्टिफाइड 10 वर्क अनसर्टिफाइड 10 लाख प्लस 262 250, ये हो गया 12 लाख 62,000। यही आपका यहाँ पे फिगर आया 12 लाख 6250। इसमें 1049 नहीं था, बचा हुआ नोशनल प्रॉफिट। बाद में नोशनल प्रॉफिट को इन्होंने डिवाइड कर दिया, थोड़ा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, थोड़ा कितना डिवाइड करना है तो अपना कितना अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 50% कंप्लीट हो गया 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कितना था 213 250 213 250 इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कैश रिसीव्ड 750 divided by 10 lakh is equal to 213 250 into 2 divided by 3 into 75%। पॉइंट में आ रहा है 106625 106625 और बचा हुआ ये बैलेंस हो गया। तो 5 में लगेगा, लिख के ले लीजिए, हाथ नीचे जाने से जितनी बार लिखेंगे उतना अच्छा है, इसलिए मैंने बोलता बाद में कर, इससे अच्छा आराम से लिखेंगे। मैंने कहा कि अगर 2 दिन में लगेगा 3 दिन में लगेगा एक सेट को तो चलेगा, क्योंकि बाद में चीजें रिपीट होगी तब आपको होमवर्क भी देता जाऊंगा, सिमिलर क्वेश्चन रहेगा तो हर वैरायटी का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर सेम सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, घर पे करना है, और फिर कुछ डाउट रहेगा तो पूछते चलिए। जैसे अब इस वैरायटी का जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आपको होमवर्क दे दूंगा, लेकिन होमवर्क करके लाना है, और बाद में टेस्ट के रूप में पूछूंगा अभी, क्योंकि होमवर्क नहीं करेंगे पता चलेगा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। जो रिकॉर्ड लेक्चर देख रहे हैं उन बच्चों के लिए भी मैं बोलूँ कि प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ मेरी तरफ से नहीं कि आप सिर्फ मेरे साथ कर रहे हैं तो फायदा नहीं होगा। इस प्रैक्टिस का तभी फायदा होगा जब आप खुद से भी करेंगे, खुद से समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ मेरे साथ रट लिया तो कोई फायदा नहीं होगा। ये क्लास लगाने से आपका क्लास लगाने का फायदा होगा जब आप मेरे साथ करने के बाद घर पे खुद भी ट्राई करेंगे, तो आपका नॉलेज में का बहुत हाई हो जाएगा कि क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट भी रहेगा तो आप कैच कर पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा मैं क्लास में इस क्वेश्चन पे ज्यादा कोशिश ये करता हूँ, बार बार सिखाता हूँ। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम जाता है, ये क्वेश्चन भी कितना भी लिखा है तो कम से कम 20 25 मिनट तो जाएगा ही जाएगा प्रैक्टिस में। जैसे आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत बच गया होगा, मतलब हुआ वैसे बात अच्छी बात। बाकी पेपर के कंपेयर से ये जल्दी हो रहा है। ये तो कॉस्टिंग नॉर्मली टफ आता है, इसलिए इस बार बच्चे खुद से आते हैं। देखिए इस बार 160-70 भी मार्क्स आए तो एमसीक्यू में हर पेपर में एमसीक्यू में अप्लाई कर दिया है। ठीक है, देखिए इसलिए तो मैं बोलता हूँ अटेम्प्ट छोड़ने का नहीं, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना जरूरी है इसलिए अटेम्प्ट मिस करते हैं, लेकिन गलती आपसे होता है, आप कितना भी तैयारी करके जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ Limited processes 1,50,000 of raw material in a month to produce two product P and Q. Cost of raw materials ₹8 per kg. आपको material wages regular दे दिया. Loss in process 5% of input and the output ratio P and Q with emerge simultaneously is 1:2. Selling price of two products at the point of split off is P इतना. अच्छा, point of split मतलब ये अपना by join product by product का क्वेश्चन है. A proposal is available to further process the product P by mixing it with other purchased material. The entire current output of P can be processed further to obtain a new product X. S. Entire output of P के, अच्छा P को अगर प्रोसेस किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे S. Price per kg 15 है. Each kg of output S will be require 1 kg of input P. The cost of processing of P into S इतना पर मंथ दे दिए. तो खतरनाक क्वेश्चन. Prepare a statement showing monthly profitability based both on existing manufacturing operation and on further processing. अच्छा पहले existing का निकालेंगे बाद में further का, क्योंकि further processing रिकमेंड करना ही नहीं. अब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ठीक है. Apportionment joint cost are made on the sales value basis. अच्छा कम यहाँ पे दे दिया है कि joint cost को किस रेशियो में बांटना है, सेल वैल्यू. नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, NRV सेल माइनस फर्दर कॉस्ट. यहाँ पे ऐसा नहीं करना है. ठीक है. चलिए तो सबसे पहले इसका प्रॉफिट निकालते हैं गिवन लेवल विदाउट प्रोसेसिंग. तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग. 5A कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, विदाउट या स्प्लिट ऑफ विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग. इसके बाद 2 मिनट रुक जाइएगा, एक बार आंसर मैच करता हूँ फिर लिख लीजिएगा, समझ के ले लीजिए. क्योंकि मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल रहता हूँ. तो पर्टिकुलर्स P और Q दो प्रोडक्ट है. सबसे पहला XYZ प्रोसेस 150 kg और रॉ मटेरियल इन अ मंथ. अच्छा दो प्रोडक्ट बन रहा है, रॉ मटेरियल दे दिया इतना, तो डायरेक्ट मटेरियल पर मंथ इतना, डायरेक्ट वेज इतना, वैल्यू इतना. ओके. यहाँ पे इसका लॉस का कुछ गेम रहेगा. लॉस इन प्रोसेस 5% ऑफ इनपुट. तो जो 150 kg डाला उसमें से 5% नुकसान हो जाएगा, बचा हो जाएगा. एंड द आउटपुट रेशियो 1:2 है. द सेलिंग प्राइस इतना दे दिया है. अच्छा लेबर को कैसे बांटेंगे ये दिया कि द प्रपोजल अवेलेबल टू फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट सो एंड सो. लेबर को कैसे बांटेंगे ये चीज नहीं दिया हुआ है. स्टेटमेंट शोइंग मंथली प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस. अगर हम टोटलिटी में जाए तो टोटल में निकालेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज तो निकालना मुश्किल है. इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे तो भी, पर ब्रेकअप तो चाहिए, ब्रेकअप के साथ चाहिए. सो क्वेश्चन में ट्विस्ट डायरेक्ट वेजेस. अच्छा हाँ दिया है ये रेशियो 1:2, ये इंपॉर्टेंट है. तो आउटपुट रेशियो ऑफ P एंड Q इज 1:2. जो आउटपुट रेशियो रहेगा उसी हिसाब में हम क्या करेंगे, वेरिएबल को बांटेंगे. फिर इसको उसी रेशियो में बांटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. सेलिंग प्राइस इतना है, प्रपोजल एक सिर्फ इसमें एक 5% का लॉस हो रहा है. इनपुट 5% का लॉस अगर है तो 150 kg 150 into 8. The process cost problem. ठीक है स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे अपने को ज्वाइंट कॉस्ट, तो जो सारा का सारा कॉस्ट है वो ज्वाइंट कॉस्ट है. मतलब ज्वाइंट कॉस्ट में पहला मटेरियल है, ये प्रोसेस में मटेरियल डाला, प्लस ये डायरेक्ट मतलब ये प्रोसेस कॉस्ट है, अदर मटेरियल है.
तो मेटल दो है, ये भी मेटल कॉस्ट है, ये भी मेटल कॉस्ट है, ऐसा इस केस में। प्रोसेस का क्वेश्चन नॉर्मली आसान रहता है, सॉरी ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट का, पर इन्होंने जिस ढंग से क्वेश्चन दे दिया है कुछ नहीं, लेकिन अगर ये समझ नहीं आया कि सबका सब ज्वाइंट कॉस्ट लेना है, मुझे क्या लगा इस मेटल में ये मेटल इंक्लूड है, तो मैं भी कंफ्यूज हुआ, बट अब देखिए कुछ नहीं है, तो अभी हो जाएगा। यहाँ एक और कॉलम बना लेते हैं, वो किसका, टोटल का, तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा कॉलम टोटल, तो साथ में कर लीजिए, हो जाएगा। अभी मेरे समझ में आएगा, ये पहला पार्ट तो हो जाएगा। तो हेडिंग दे दीजिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट विदाउट फर्दर प्रोसेस। तो सबसे पहले सेल्स, सेल्स में इन्होंने आपको क्वांटिटी दी है कि जो सेल्स है आउटपुट रेशियो पी एन क्यू विथ इमर्ज 1:2, तो उनका रेशियो जितना है 1:2 में बांटना है। अच्छा, आउटपुट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम 1,50,000 इनपुट डालें, लेकिन उसमें से 5% नुकसान हो गया, तो एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे। आउटपुट कितना हो जाएगा, आउटपुट 1,50,000 इंटू 95%, 1,50,000 के जी हमने डाला, इंटू 5% नुकसान हो गया, 95%, 1,50,000 इंटू 95%, 142,500, ठीक है। तो आपका आउटपुट, तो सेल्स यहाँ पे क्वांटिटी में लिखते हैं, ठीक है, केजी, टोटल 1,42,500, किस रेशियो में बांटना है, इसका रेशियो दिया हुआ है 1:2, इसका रेशियो है 1:2, मतलब डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 47,500 इंटू 2, 95,000। आया समझ में, मतलब जो नॉर्मल लॉस होगा पहले वो माइनस कर देंगे, टोटल आएगा उसको 1:2 में, ठीक, लिख लीजिए। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर केजी, ये आपको दिया हुआ है इधर नीचे, 12 रुपया और 20 रुपया, 12 और 20, टोटल सेल्स, या सेल्स लिखते हैं, अपने आप टोटल कॉलम में जाएगा, सेल्स रुपीज में, ये हो जाएगा 4,500 इंटू 12, 570, एंड 95,000 इंटू 20, 19 lakhs। लेकिन आपके साथ में मेरे सॉल्व करके समझ में आ रहा है कि मुझे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सब सब्जेक्ट को याद रखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। 2470 लेस ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट में तो सब ले लेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट कितना हो जाएगा, कितना लिख लीजिए, फिर नीचे एक बार ज्वाइंट कॉस्ट का टोटल कैलकुलेशन करते हैं। तो ज्वाइंट कॉस्ट इज इक्वल टू, कितना मेटेरियल डाला, 1,50,000, 1,50,000 इंटू 8 प्लस 350 प्लस 280, 350 प्लस 280 प्लस 235, 145, 235 प्लस 145, 22 लाख कुछ आया था ना, 22,10,000, तो ये हो गया आपका टोटल 22,10,000। उसको किस रेशियो में बांटेंगे, सेल्स के रेशियो में, सेल्स का रेशियो क्या है 1:2, तो 22,10,000 डिवाइड बाई 3, तो इसको सेल्स के रेशियो में बांटेंगे, सेल्स अमाउंट के रेशियो में बांटेंगे, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे भी ट्विस्ट है, यहाँ सेल्स का अमाउंट इस रेशियो में बांटेंगे, तो ये जो होना चाहिए ये आपका आ जाएगा 22,10,000 इंटू 570 डिवाइडेड बाय 2470, ये आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 570 डिवाइड बाय 2470
इंटू 22,10,000, ये आ जाएगा 5,10,000, ये आपका आएगा 5,10,000 राउंड करके। आए समझ में? तो सेल्स अमाउंट के रेशियो में बांटना है, ज्वाइंट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ सेल्स अमाउंट में बांटना है, ठीक है, क्वांटिटी में नहीं बांटना है। ये हो जाएगा 5,10,000 और 5 माइनस 22,10, ये हो जाएगा 17 लाख। अभी ये निकल जाएगा। तो जिसको ये समझ में आया तो ठीक है, फुल नहीं तो जीरो। मैंने कॉस्टिंग ऐसा ही है, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं बताऊँगा 570 माइनस 510, ये हो गया आपका 60,000 प्रॉफिट। और ये हो जाएगा 19 में 17 गया तो 2 लाख, और ये जाएगा 2,60,000, 2,60,000। ये हो गया विदाउट फर्दर प्रोसेस करेंगे। कुछ बताऊं? एग्जाम में ये वर्किंग नोट अलग से दिखा सकते हैं नीचे, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा पाएंगे तो अलग से बड़ा है। हो गया। अगला क्वेश्चन है इसी पार्ट का, पार्ट 2, जब फर्दर प्रोसेस करेंगे। A proposal available to further process the product P by mixing it with other purchase material. The entire current output P can be processed further, मतलब जो भी आउटपुट है P का कितना 47,500, ये वाला, इसको फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है। ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट X बनेगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा 15 रुपये, अभी कितना है 12 रुपये हमें बेच रहे हैं, फाइनल कितना में बेचेंगे। ईच के जी विल बी 1 kg, 1 kg P का लगेगा, अच्छा जितना है उतना ही लगेगा, मतलब 27,500 kg रिक्वायर्ड लगेगा। 185 कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कॉस्ट इतना एडिशनल कॉस्ट लगेगा, फर्दर कॉस्ट आपका 185। ये आसान है, बुक से बता देता हूँ, एक बार लिख हेडिंग दे दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो हेडिंग दे देते हैं इसका सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ। अच्छा दोनों का निकालने की जरूरत नहीं, एक क्या ही तो फर्दर प्रोसेस हो रहा है दोनों का। अच्छा तो इन दो को क्यों किया, फर्दर प्रोसेस तो P को करना है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन प्रोडक्ट P, प्रोडक्ट का ही नाम है ना P को, एस नाम क्या है, प्रोडक्ट है या उसका नाम क्या दिया है, हाँ प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर लेना। ओके, व्हेन प्रोडक्ट P फर्दर प्रोसेस्ड, 2 मिनट में निकाल देता हूँ, फिर लिख लीजिए पर्टिकुलर्स और रुपीस, क्योंकि एक ही है, हमें दो लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सबसे पहले सेल्स केजी में कितना, जितना 47,500 वही रहेगा, क्योंकि एक को 1 kg लगता है, 47,500। सेलिंग प्राइस पर 1 kg, ये हो जाएगा 15, टोटल सेल्स 47,500 इंटू 15, 712,500 लेस ज्वाइंट कॉस्ट, ये जो ऊपर से निकला है वही लेंगे, ये वाला 17, ये 5,10,000, 5,10,000, और एडिशनल कॉस्ट ये भी कंसिडर करेंगे 1,85,000,
तो 1,85,000 भी कंसिडर हो जाएगा। एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,50,000 आया समझ में? वो भी लेना है, नहीं तो कैसे मैच करेंगे? ये भी तो पी को एस में बनाने के लिए 50 ही खर्चा हुआ है, वो भी लेना है। दोबारा माइनस 510 माइनस 185 17,500 प्रॉफिट। हाँ फर्दर प्रोसेस करते हैं, प्रॉफिट 17,500। अच्छा पहले इसका प्रॉफिट कितना था वो भी देखना पड़ेगा, 60,000। अभी फर्दर प्रोसेस करके इसका प्रॉफिट कितना होगा? अच्छा नहीं करेंगे, लॉस हो कम हो गया, पहले प्रॉफिट ज़्यादा था 60,000 था, फर्दर प्रोसेस किया तो प्रॉफिट कितना हो गया? 17,500। फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अंत में ये वाला, टोटल प्रॉफिट उधर इतना एंड फर्दर प्रोसेसिंग इतना, सो फर्दर प्रोसेसिंग इज नॉट रिकमेंडेड। इन टोटलिटी में निकालना जरूरत नहीं था, आप इसके आधार पर लिख सकते हैं इसको फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते। सिंस देयर इज अ लॉस बाय रुपीज कितना 60,000, रुपीज 60,000 माइनस 17,500 दैट इज 42,500, hence we should not further processed product B। हो गया, लिख लीजिए, ये लिखा ना, ये बच गया, इतना लिख लीजिए। फिर आज के लिए रुकेंगे, जो क्वेश्चन बच गया अभी कल कर लेंगे। कल मतलब मंडे, कल परसों 2 दिन छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे को तो फाइनल पे क्लास रहता है। थर्सडे को स्टार्ट किया ना, 19 मेरे बेटे का बर्थडे है, इसलिए हमेशा मेरा क्लास 19 को शुरू होता था लॉकडाउन के पहले। अभी फिर से मैंने वही किया, इसका नुकसान भी होता है, बहुत बार बच्चे क्लास के मूड में नहीं रहते, बट मैंने कहा कि मैं वो नहीं देखूंगा, रिकॉर्डेड मैंने कहा पे भी फोकस करूंगा अभी, और ऑनलाइन पे ज़्यादातर रिकॉर्डेड नहीं, रात रात में करना, बाकी बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि सिलेबस खत्म करना बाद में मुश्किल होता है, और बच्चे बाद में बोलते हैं कि जो छूट गया वो भी पढ़ा। पिछले बार आप लोगों को 7 घंटा पढ़ाया था, अभी तो 5 घंटा पढ़ाने वाला हूँ, तो फिर सिलेबस मैंने कहा कि आसान नहीं होगा, कवर करना बहुत लेंदी है। देखिए एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में 2 दिन लग गए, अभी 1 दिन और लगेगा, 4 घंटे में हमने मिलकर इतना किया। तो 5 घंटे लग जाएंगे एक एक पेपर को, शुरू में लगेंगे, पर मैंने कहा बाद में इसलिए होमवर्क दूंगा, सिमिलर क्वेश्चन जब आएगा। ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आपको हर दूसरे एग्जाम में पूछते हैं, और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए आप ये नहीं देख सकते हैं कि अभी पूछा अगली बार नहीं पूछेगा, वो भी नहीं। Then since there is a loss by rupees 42,500, hence we should not further process। तो जो बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा होगा, इसलिए मैं कभी कभी बोलता भी हूँ, तो मेरे बोले पे जाके लिख सकते हैं, राइटिंग अगर समझ नहीं आ रहा, since there is a loss by rupees 60,000 minus 17,500 42,500, hence we should not further process product P। अगर टोटल प्रॉफिट पूछता तो अभी कितना टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, आफ्टर फर्दर टोटल प्रॉफिट आफ्टर, ये भी लिख देता हूँ कभी, टोटल प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेस ऑफ, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट पी इजकल टू, इसका कितना है 17,500, और इसका सेम रहेगा 2 लाख, तो 2 लाख प्लस 17,500। पी पी को फर्दर प्रोसेस करें, क्यू को तो नहीं करें, नहीं टोटल प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ
पी पी को कर क्यू को तो नहीं कर रहे हैं ऐसा। 2 लाख प्लस 17,500 2,17,500 ऐसा। या एग्जाम में क्या करने का, प्रोडक्ट पी लिखने का ही नहीं, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लिखने का ऐसा रीजन रहेगा। ऐसे ऐसा लिखा तो मार्क्स नहीं कटेगा। मैंने कहा ना कि मैं जिससे करता हूँ बहुत बार टीचर को ही, मैंने कहा ना आजकल जो टीचर रहते हैं ना बहुत बार जो उनका जो क्वालिटी लेवल है, खासकर कॉपी चेक करना या फिर ये सब इतना आसान काम, क्वेश्चन सेट करना आसान काम नहीं है। मैं भी क्वेश्चन सेट कितना बार किया था, एक बार बच्चों के लिए बहुत सारा क्वेश्चन सेट किया था, तो मुझे पता चलता है कि कौन कितना मार्क्स का दूं। आप लोगों को भी देता हूँ तो देखिए, मैं वो भी देखता हूँ कितना कौन सा क्वेश्चन बड़ा है छोटा है। 3 घंटे का टेस्ट लिया तो कौन कौन सा होना चाहिए। ठीक है, देखिए इन्होंने दोनों का प्रॉफिट निकाल के बताया, ऐसे भी कर सकते। एक ही चीज को प्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, कभी टीचर को मार्क्स नहीं। अब बच गया तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ये वाला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है वो 6 करेंगे। ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का है 14 मार्क्स का। 7 करेंगे। अच्छा एक और लेक्चर रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, मतलब मंडे को ही। तो अभी जितना सिखाया उतना कर लीजिएगा, बचा हुआ कर लेंगे, और टाइम मिलेगा तो अगला क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे। तो 2-3 सेट में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बाद में टाइम नहीं लगेगा। एक बार हर एक वैरायटी का क्वेश्चन कवर हो गया तो मैं इनका सेम ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा बता दूंगा, होमवर्क भी देता जाऊँगा, क्योंकि या बुक का सेम क्वेश्चन रहेगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग रहेगा। या कंसेप्ट तो हम डिस्कस करते ही जाएंगे।